नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है औरत को मुक्ति कब मिलेगी। कहानी पूरी सुनिएगा, कहानी बहुत ही दर्द भरी है। अम्मा, चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है। इस बात सोच रहे हैं हम प्रधानी के चुनाव में खड़े हो जाएं। राम सुख अपनी माँ से बोला। माँ, ठीक है बेटवा, लड़ लो। हम तो पिछली बार ही कह रहे थे, लेकिन तुम्हारे चाचा लड़ गए तो बात ही खत्म हो गई। अब देखो, 5 साल में तुम्हारे चाचा ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। सुमन, राम सुख की पत्नी। हाँ अम्मा, 5 साल में उनके घर की शान शौकत ही बढ़ गई है। दोनों पोतियों की भी शादी अच्छे पैसे वाले घरों में कर दी है। राम सुख सुमन को घूर कर, तुमको कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रखो, ये राजनीति और परिवार की बातों में अपनी राय ना दिया करो। सुमन, हाँ, काहे से कि परिवार में हमारा कौन स्थान नहीं है ना। अरे हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। लड़कियां बड़ी हो गई हैं, इनका ब्याह भी तो अब करना होगा। तुम कुछ कमाते तो हो नहीं, खेत में बस खाने भर का अनाज मिल जाता है। वो तो बाबूजी की पेंशन है तो ठीक चल रहा है। राम सुख चप्पल उठाकर पत्नी की तरफ फेंकते हुए, चुप कर, कितनी बार कहा है मत बोला कर, लेकिन इसकी जुबान है कि बंद नहीं होती। माँ, हे बेटा चुप हो जा, इसकी आदत है। और पलट कर सुमन की ओर देख कर, तो अंदर जा सुमन। सही बात कहो तो हमको गाली देने लगते हैं। अरे इतनी उम्र हो गई है लेकिन सुधार न हुआ। राम सुख, ऐसा है तू अपना सामान बांध, मैं अभी तुझे तेरे बाप के घर छोड़ कर आता हूँ। मैं कुछ बोलता नहीं तो ज़्यादा ही जुबान चलने लगी है तेरी। जब अपने बाप के यहाँ पड़ी रहेगी तब समझ में आएगा, तुझको और तुम्हारे बाप को भी। साले ने शादी में दहेज तो कुछ दिया नहीं, और ये आई भी तो 3 बेटियों का बोझ मेरे सर पर मर दिया। माँ राम सुख का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए, चल तू बाहर चल, इस बेशर्म की वजह से काहे अपना खून जला रहा है। अरे इसका तो पूरा खानदान ही ऐसा है। हम तो आज तक उस दिन को कोसते हैं जिस दिन इसका ब्याह तुमसे तय हुआ था। इसी बीच चाचा के घर अंदर आते हुए, हाँ हो राम सुख, बड़ी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है तुम्हारे घर से, सब ठीक तो है। राम सुख, हाँ चाचा ठीक है। और फिर चिल्ला कर बोला, पिंकी चाचा के लिए चाय ले आ। पिंकी राम सुख की सबसे छोटी बेटी। मम्मी चाय छान दो, बाबा आए हैं। सुमन, कह दो हमने चाय का भंडारा नहीं खोला है, खत्म हो गई है, बना रहे हैं। पिंकी अंदर से बोली, चाय बन रही है, और आकर आंगन में बैठ गई। सुमन रसोई में चाय बना रही थी, साथ ही उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जिसे देखकर पिंकी बोली, आप क्यों बोलती हो इन माँ बेटों से? कितनी बार मैं आपको समझाई कि इन लोगों से कम बात किया करो। सुमन तू नहीं समझेगी, अभी छोटी है। पिंकी ने, सब समझती हूँ मम्मी, बस तुम ही नहीं समझती। सुमन चाय का ग्लास पिंकी की ओर बढ़ाते हुए, ये ले जा, दे दे उन्हें। पिंकी बाहर चाय लेके पहुंची तो राम सुख उसे देखते ही गुस्से में बोला, इतनी देर लगती है चाय बनाने में, हर काम में लेट। पिंकी शांति से बिना कुछ बोले बाबा के हाथ में चाय पकड़ा कर चली आई। पिंकी, मम्मी पापा हर बात पर चिल्लाते रहते हैं, किसी दिन मैं भी कुछ बोल दूंगी। सुमन रसोई से बाहर आते हुए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो तेरे पिता हैं। पिंकी, हाँ तो फिर से डांटने के लिए? सुमन, हे भगवान, जल्दी से इन तीनों का ब्याह हो जाए, फिर मुझे इस नरक से छुट्टी दिला दो। पिंकी, तुम्हारी जिंदगी तो पापा की वजह से नरक है, तो खुद के जाने की बात क्यों करती हो? जाना हो तो वो। सुमन उसकी बात काटते हुए, चुप हो जा और बंद कर अपनी जुबान, तू इन सब में मत पड़ा कर। राम सुख के चाचा का घर। त्रिलोकी बाबा आपका है, इस बार चुनाव से हटने की बात कर रहे हैं। अगर राम सुख को लड़ना है तो लड़े, लेकिन हम क्यों हटें? शंकरनाथ, बेटा तुम राजनीति को जानो, घर में पड़े बस पैसे उड़ा रहे हो। पिछली बार सामान्य सीट थी तो इस बार फिर थोड़ी आ जाएगी। राम सुख के लिए हमने त्याग कर दिया, अब इस बात से वो इनकार तो कर नहीं पाएगा। त्रिलोकी, वाह बाबा, सही खेले हैं आप। शंकरनाथ, तुम भी सीख लो, अगले 5 साल बाद प्रधान तुम्हें ही बनना है। त्रिलोकी, हाँ बोलकर अंदर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, आप और बाबा छोटे भाई के साथ धोखा काहे कर रहे हो? इतना सुनते ही त्रिलोकी ने एक जोरदार तमाचा अपनी पत्नी के गाल पर जड़ दिया। वो वहीं एकदम सन्न खड़ी रह गई। त्रिलोकी, जा पानी लेकर आ, और बीच में मत बोला कर। वो बेचारी रोती ही गई और पानी लाकर त्रिलोकी को दे दिया।
पानी पीते ही त्रिलोकी ने गिलास जमीन पर फेंक दिया और वहां से चला गया। कुछ दूर पर खड़ी उनकी बहू रीना, जो अभी तक सब कुछ देख रही थी, दौड़कर अपनी सास के पास गई और बोली, मम्मी, वो सुलोचना, बेटा तुम मत दुखी हो, ये कोई नई बात तो है नहीं। इस घर के लोग, या कहो कि ज़्यादातर लोग, औरत, काम वाली, माँ, पत्नी, बहन, बेटी, इस नज़रिए से देखते हैं, लेकिन इंसान ही नहीं समझते। वही हाल इस घर के लोगों का है। मैं 30 सालों से इस घर में हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मेरा होना ना होना सब बराबर। इतना सुनकर उसकी बहू रोने लगी। सुलोचना उसे चुप कराते हुए बोली, तू मत रो, और अभी तेरी पढ़ाई पूरी हुई है, तू नौकरी कर ले और चली जा यहाँ से, क्योंकि क्या बाप और क्या बेटा सब एक जैसे हैं। इतना बोलकर सुलोचना वहाँ से उठकर चली गई। रीना उठकर अपने कमरे में गई और पति आलोक से बोल पड़ी, पापा जी ने मम्मी को थप्पड़ मारा। आलोक, हाँ तो की होगी कोई गलती उन्होंने। रीना, क्या मतलब है? गलती की होगी, और कल को पापा कुछ गलत करेंगे तो मम्मी उन्हें थप्पड़ मारेगी। आलोक गुस्से में पागल हो क्या? मम्मी कैसे पापा को मार सकती है? रीना, क्यों? सबकी गलती की बराबर सजा मिलनी चाहिए। आलोक, लेकिन पत्नी अपने पति को नहीं मार सकती। रीना, लेकिन आलोक, इस बात पर और बहस मत करो, समझी ना? रीना, नहीं तो क्या, तुम भी मुझे मारोगे? आलोक रीना को धक्का देकर वहां से निकलते हुए चला गया और रीना निराश सी वहां बैठ गई। अब उसे अपनी सास की कही बात का मतलब समझ आ चुका था। वक्त बीता और प्रधानी का चुनाव करीब आ गया। लोग पहले से ही पृष्ठभूमि तैयार करने में लग गए। सीटों की घोषणा हुई तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। शंकरनाथ को उम्मीद थी कि इस बार सीट सामान्य नहीं आएगी। उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सीट महिला आरक्षित हो गई। वहीं गांव के कई लोग जो प्रधान बनने का सपना देख रहे थे, उनके सपने पर ग्रहण लग चुका था। अब कई लोग इस वजह से चिंतित थे कि चुनाव में खड़ा किसको करें। राम सुख की भी यही समस्या थी। उसे किसी ने विचार दिया कि अपनी बड़ी बेटी सुनैना को खड़ा कर दे। जब यह बात राम शंकर को पता चली तो वो राम सुख को भड़काते हुए बोला, बेटी, लड़की जात को प्रधान बनाओगे? अरे कल को उसकी शादी कहाँ करोगे? कौन करेगा उससे शादी? एक बार लड़की के पैर दहलीज से बाहर निकले तो बेइज्जती ही होगी। राम सुख, बात तो ठीक कह रहे हो चाचा। सुनैना को उड़ने के लिए हम आसमान नहीं दे सकते, नहीं तो कब पतंग की तरह डोर तोड़कर उड़ जाएगी पता नहीं चलेगा और बदनामी हमारी होगी। चाचा चले गए और राम सुख चिंता में डूब गया कि अब वो क्या करे, क्योंकि इसे इस बार प्रधान बनना था और ढेर सारा पैसा कमाकर अपने लिए शान और शौकत का इंतजाम करना था। कई दिनों तक राम सुख लगातार चिंता करता रहा। उधर पर्चा दाखिल करने की तारीख भी नज़दीक आ रही थी। गांव में किसी व्यक्ति ने राम सुख को सुझाव दिया कि वो अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा कर दे। इतना सुनते ही राम सुख का माथा ठनक गया और वो इस इंसान को 4 बातें सुनाकर घर चला आया। घर आकर तो उसकी माँ बोल पड़ी, अरे का हो गया, काहे गुस्से में हो? इसी बीच सुमन उसके लिए पानी लेकर आई, जिसे देखते ही राम सुख गुस्से में बोला, वो बिसरिया कह रहा था कि इस पगलेट को प्रधानी के चुनाव में खड़ा कर दूं। सुमन वही दरवाजे के पास जाकर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। अम्मा, ये को चुनाव में खड़ा करने की कोनो ज़रूरत नहीं। अरे ऐसे ही क्या कम जुबान चलती है इसकी? अगर प्रधान बन गई तो बेइज्जती होगी पूरे गांव में। राम सुख, अम्मा, हमारी तो ज़िंदगी ही सत्यानाश हो गई। एक तो ऐसी मनहूस से ब्याह हो गया, चलो वो तो हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब देखो प्रधानी में भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं। अम्मा, अब क्या करें बेटवा? जब किस्मत ही साथ न दे तो राम सुख कैसे हो? की आवाज़ के साथ एक आदमी आया और राम सुख के पास सारकर खड़ा हो गया। राम सुख, संजय, आओ बैठो। संजय, काहे इतने बुझे बुझे लग रहे हो? राम सुख, क्या बताएं, अब हम ई बार प्रधानी के चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट ही महिला हो गई। संजय, हाँ ये तो हमको भी पता चला है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? राम सुख, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और तुम फर्क की बात कर रहे हो? संजय, अरे भौजाई को खड़ा कर दो, वो बन जाए प्रधान। राम सुख, ये का बकवास है? वो मनहूस अब चुनाव में खड़ी होगी। संजय, देख, यही समय है अक्ल से काम लेने का। ये राजनीति है, यहाँ घी अपनी उंगली से नहीं निकालते, दूसरों के हाथ का उपयोग करके निकलवा लेना चाहिए। राम सुख, मतलब हम समझे नहीं। संजय, राम सुख के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए,
अरे हम समझाते हैं ना। अब देखो, भौजाई को चुनाव लड़वा दो, वो जीत गई तो प्रधान बन जाएगी, सिर्फ कागज में। लेकिन असल में प्रधान होने का सुख तुम भोगोगे। भौजाई का क्या है, वो जो कहोगे वही करेगी। उसकी हिम्मत तो है ना तुम्हारी बात काटने की, समझे। लेकिन चाचा क्या कहेंगे। संजय, तुम मूर्ख ही रहोगे। वो दूसरे गांव का ठाकुर ने तो अपनी लड़की को चुनाव में लड़ा दिया था, और तुम देश दुनिया के चक्कर में पड़ रहे हो। अरे वो तो लड़की है, 10 जगह जाएगी आएगी, तो तुम्हारी तो बीवी है, फिर क्या दिक्कत। और वैसे भी कुछ दिन की बात है, फिर प्रधान तो सब तुम्हें ही कहेंगे। राम सुख, अम्मा तुम क्या कहती हो। अम्मा, बात तो संजय बटवा सही कहत है, लेकिन इस सुमनिया कहीं बाहर जाकर बिगड़ न जाए। संजय, अब ये तो राम सुख भैया को ध्यान रखना होगा। वैसे भौजाई को ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना राम सुख ही प्रचार कर देगा। वैसे भी वोट भौजाई को राम सुख के इनाम पर तो मिलेंगे, उनको कौन जानता है। भौजाई की शक्ल भी किसी ने नहीं देखी है। गांव के विकास का काम भी तो यही देखेंगे, तो घर घर जाकर वोट भी यही मांगेंगे। राम सुख, सही कह रहे हो। अब हम इसी को चुनाव में खड़ा करेंगे। और अपनी अम्मा की तरफ देखकर बोला, अम्मा ई बार प्रार्थना करना कि हम जीत जाएं। अम्मा, 2 दिन में पर्चा भरा जाएगा, सुमनी को बताकर ले जाकर नाम डलवा दो। राम सुख, हाँ हम करवा देंगे। फिर वहाँ से उठकर अंदर चला गया। सुमन रसोई में थी, उसे देखते ही बोल पड़ा, कल चुनाव का पर्चा दाखिल होना है, कल हमारे साथ चलकर पर्चा भरकर जमा करा देना। हम चुनाव में तुमको खड़ा कर रहे हैं। सुमन, जी लेकिन हम कैसे। आप ही खड़े हो जाओ। राम सुख, मंद बुद्धि, हमको भी कोई शौक नहीं है तुमको गांव में घुमाने का, लेकिन क्या करें, समस्या ही ऐसी आ गई है कि ये सब करना पड़ रहा है। तुम ज़्यादा ना नुकुर करने से पहले ही मनुष्यत ना फैलाओ। अगर हम तुम्हारी वजह से चुनाव आ रहे तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी। सुमन बेचारी कुछ नहीं बोली और वापस रसोई में चली गई। राम सुख भुनभुनाते हुए बाहर चला गया। जब पिंकी को पता चला तो पिंकी आकर अपनी माँ के गले लग गई और बोली, आप प्रधान बन जाना, ना तो पापा को जेल डलवा देना। सुमन, वो क्यों पिंकी। क्योंकि वो आपको बात बात पर गाली देते हैं और मारते हैं। सुमन बिटिया, किस्मत में नरक भोगना ही लिखा है तो क्या करें, भगवान जब चाहेगा तब इस नरक से मुक्ति मिलेगी। पिंकी, मम्मी, फिर तो मुझे लगता है आपकी मुक्ति के द्वार खुल रहे हैं। प्रधानी जीतकर आप इन सब से आज़ाद हो जाओगे। सुमन, तुझे कैसे पता मैं जीतूंगी। पिंकी, बस मुझे लगता है कि आपकी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। भगवान इतने सालों की पूजा का आपको फल देने वाले हैं। सुमन, अब ये बकवास बंद कर और जा, सबको खाने के लिए बुला दे। पिंकी, सुनैना और नैना दीदी कब वापस आएंगी। सुमन, उनका इम्तिहान हो जाएगा तो तेरे मामा दोनों को छोड़ जाएंगे। अम्मा अंदर आते हुए, का सुमनी, खाना वाना बना कि नहीं। सुमन, हाँ अम्मा बन गया, मैं पिंकी को भेज ही रही थी बुलाने। अम्मा, रहने दे, जैसे तू तैसे तेरी बिटिया, इससे भी कोई काम समय पर ना होता है। सुमन खाने की थाली अम्मा के सामने लाकर रख देती है। अम्मा खाने का पहला कौर मुंह में डालते ही, आह जहर बना दिया है, भला इतना मिर्चा डालता है कोई। सुमन, अम्मा एक ही मिर्चा डाला था। राम सुख, तेरी जुबान भी तो जहरीली है, उसी से तीखी हो गई होगी। सुमन कुछ बोल पाती उससे पहले ही अम्मा ने थाली उसकी ओर सरका दी और बिना खाए ही यह कहते हुए उठ गई कि न जाने कैसी औरत है, इतने सालों से एक ही काम रहता है, खाना बनाना, वो भी ढंग से न सीख पाई। जानबूझकर इतना खराब खाना बनाती है कि मैं भूखी ही मर जाऊं। सुमन, अम्मा मैं कुछ और बना देती हूँ। अम्मा रहने दे, पेट भर गया मेरे इतने से ही, बोलते हुए बाहर चली गईं। अगले दिन सुमन को पर्चा दाखिल करने जाना था। पिंकी ने सुमन के लिए एक अच्छी सी साड़ी निकाल कर दी और सुमन तैयार हो गई। सुमन को सजा धजा देकर अम्मा बोल पड़ी, परिधान बनी नहीं, लेकिन लक्षण पहले ही दिखने लगे। सच संवर कर ऐसे जा रही है जैसे किसी का ब्याह हो। सुमन हमेशा की तरह सुनती रही। कुछ देर बाद राम सुख सुमन को पर्चा भरवाने ले गया। आज राम सुख के कहे अनुसार सुमन ने पर्चा जमा करते समय अपना घूंघट माथे तक कर लिया, जिससे उसकी शक्ल साफ दिख रही थी। वहाँ खड़े कुछ लोग सुमन को घूरने लगे। वहीं राम सुख जल्दी से पर्चा जमा करवा के सुमन को घर लेकर आया और अंदर आते ही गुस्से से चिल्लाने लगा, क्या जरूरत थी इतना सज धज कर जाने की।
किसे दिखाने के लिए सजी थी? अम्मा, अभी तो पर्चा ही भरा है कि हाव भाव बदलने लगे इसके, आगे न जाने क्या गुल खिलाएगी। बेटवा, अभी से लगाम लगा दो, नहीं रामसुख, तुमने ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगा और कोई पानी को भी नहीं पूछेगा। अगर तुम ये सोचती हो कि प्रधान बन के हम पे रौब चलाओगी तो भूल जाओ, काहे से कि तुम सिर्फ नाम के प्रधान बनोगी। सुमन, जी मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि आप पर रौब चलाऊंगी। अम्मा, रामसुख को इशारा करते हैं, देख कैसे जवाब दे रही है, शर्म लाज तो है नहीं इसके अंदर। रामसुख सुमन को घूरते हुए, चल जा अंदर, नहीं तो अभी मेरा हाथ उठ जाएगा। सुमन बेचारी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। इतने सालों से इस घर में उसके साथ यही तो होता आ रहा था कि वो जब भी कुछ बोलती उसे गाली देने में कोई पीछे न हटता। कुछ देर बाद शंकरनाथ बाहर से ही बोलते हुए, रामसुख, लाज शर्म सब बेच खाई है का रे? पोतहू को चुनाव में खड़ा कर रहे हो, इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हो। रामसुख, आओ चाचा बैठो। शंकरनाथ, बैठ तो रहे हैं, लेकिन तुम ई का अनर्थ कर रहे हो। पोतहू अब घर घर जाकर वोट मांगेगी और बेटी ब्याहने की उम्र में अब प्रधानी का काम करेगी। रामसुख, चाचा, अब महिला सीट हुई तो गांव में महिला ही प्रधान बनेगी। हमने सोचा सुमन को खड़ा कर देते हैं, वैसे भी वो अपना चूल्हा चौका करे, लेकिन वो तो सिर्फ नाम की प्रधानी बनेगी। शंकरनाथ, अरे जब महिला सीट थी तो अपनी अम्मा को खड़ा कर देते। ओ तो महिला है कि तुम्हारी पत्नी ही महिला है। इतना सुनते ही राम सोच में पड़ गया कि कैसे उसने अम्मा के बारे में नहीं सोचा। आखिर वो भी तो चुनाव में खड़ी हो सकती थी, उसकी अम्मा भी तो महिला ही है, तो भी उसके दिमाग में ये बात कैसे ना आई। राम सुख को सोच में डूबा देख राम शंकर खटिया से उठते बोला, या राम राम का जमाना आ गया है। प्रधान बनने की इतनी बढ़ गई कि घर की इज्जत पानी में डुबाने चले हैं। और वहां से चले गए। शाम को संजय आया और रामसुख को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, का हो रामसुख, डलवाए भौजाई को पर्चा? रामसुख, अरे का डलवाए, चाचा 4 बात सुना के गए हैं, वो कह रहे हैं हम घर की इज्जत नाश कर रहे हैं। ये प्रधानी तो लगता है हमारी इज्जत लुटवा के रहेगी। संजय, हाँ, काहे से कि तुमसे जलते हैं, वो चाहते ही नहीं कि तुम प्रधान बनो। खुद तो खूब प्रधानी में मजे लिए और अब तुम प्रधान ना बनो इसलिए अड़ला रहे हैं। रामसुख, नहीं, हमारे चाचा भला हमसे क्यों जलेंगे, बचपन से हमसे बहुत प्यार करते हैं। अब की बार तो उन्होंने 4 महीने पहले ही कह दिया जिताएंगे, हमारा प्रचार करेंगे। लेकिन तुम ये बताओ, तुमने हमें सुमन को खड़ा करने का सुझाव क्यों दिया? महिला सीट थी तो महिला तो हमारी अम्मा भी है, हम उनको भी तो खड़ा कर सकते थे। अब तो हम सोच रहे हैं कि सुमन का नामकरण रद्द करके अम्मा का पर्चा डलवा दें। संजय, भैया ऐसा है, अम्मा की उम्र देख रहे हो, और ई उम्र में तबीयत का कौन भरोसा, क्या पता कब निपट जाएं। अगर अम्मा निपट जाएंगी तो तुम्हारे हाथ में ठेंगा लगेगा, इसलिए हमने भौजाई का नाम का सुझाव दिया। रामसुख, जीवन का तो कोई भरोसा नहीं, कौन कब चल बसे, तो हमारी अम्मा उससे अलग थोड़ी है। संजय, हाँ तो क्या प्रधान के चुनाव में खड़ा करोगे? रामसुख गुस्से में, हमारी अम्मा के बारे में जुबान संभाल कर बोलो, समझे? हमारी अम्मा चल फिर रही हैं, एकदम ठीक ठाक हैं। संजय, देखो रामसुख, हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं और हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। नामकरण रद्द करना है या न करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन भौजाई को खड़ा होने से तुमको लाभ ही होगा। लोग तुम्हें खुले विचारों वाला समझेंगे, नहीं तो अम्मा को चुनाव में खड़ा करने वालों की कमी थोड़ी है। अभी भौजाई के सामने सिर्फ वो ठकुराइन की बिटिया है, अगर भौजाई हटी तो वो जीत जाएगी, अगर भौजाई रही तो लड़ाई टक्कर की होगी। किसी की अम्मा को कोई वोट नहीं देने वाला, ये हमें अच्छे से पता है। रामसुख, अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। संजय, समझ लो, अभी समय है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भौजाई चुनाव में खड़ी हो, इससे तुम्हारा ही लाभ है, बाकी तुम तो खुद समझदार हो। इतना बोलकर संजय वहाँ से उठकर चला गया। संजय के जाने के बाद सुमन बरामदे से बोल पड़ी, मैं कहती हूँ कि आप अम्मा को ही चुनाव में खड़ा कर दीजिए। अम्मा को तो सब जानते भी हैं, उनको वोट भी देंगे। रामसुख, जीवन में पहली बार ऐसी कोई बात तुम की हो जो हमें सही लग रही है। अम्मा खड़ी होंगी तो सब अच्छा होगा। कहा ऐसे कि तुम्हारे कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ तो हमारी किस्मत ही फूट जाती है। शाम को अम्मा की तबीयत खराब हुई और अम्मा बिस्तर पर पड़ गईं।
रात होते होते उनकी हालत खराब हो गई। उनका सीने का दर्द बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उन्हें आधी रात को अस्पताल लेकर जाना पड़ा। राम सुख के साथ त्रिलोकी भी अस्पताल गया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते अम्मा बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर की जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि अम्मा को हार्ट अटैक आया था। सुबह तक अम्मा को आराम मिला तो राम सुख और त्रिलोकी उन्हें लेकर वापस घर आ गए। वहीं सुमन ने भी पूरी रात बिना सोए अम्मा की सोच में रात गुजार दी। अम्मा के घर आने के कुछ देर बाद सुमन राम सुख से बोल पड़ी, अम्मा को क्या हुआ था? अब अम्मा ठीक तो हैं? राम सुख सुमन के गाल पर एक तमाचा जड़ते हुए, मनहूस सब तेरी वजह से हुआ है। तू ही भगवान से हमेशा अम्मा के मरने की प्रार्थना करती रहती है, इसलिए ये सब हुआ। सुमन गाल पर हाथ रखे राम सुख को देख रही थी। शब्द उसके गले में आकर अटक गए। सुमन जिस सास को अपनी माँ की तरह सेवा करती, उसके बारे में ऐसा कभी सोच नहीं सकती थी। जैसा इल्जाम उस पर लगाया गया था। राम सुख ने देखा जब सुमन उसे ही देख रही है तो वो बोला, नजर नीची कर, नहीं तो अभी और मारूंगा। तेरी वजह से अम्मा को हार्ट अटैक आया। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिसकी चिंता में अम्मा गली जा रही है और आ गया उनको हार्ट अटैक। इन सब का कारण तू ही है। कल ही तूने अम्मा को चुनाव में खड़े होने की बात की और तेरी काली जुबान कि अम्मा बीमार हो गई। मन से तो तू अम्मा को चाहती नहीं थी कि वो प्रधानी लड़े। लग गई तेरी बद्दुआ। इसी बीच सुमन का भाई अखिलेश नैना और सुनैना को लेकर वहां पहुंच गया, जिसे देखकर सुमन आंखों में आंसू भरे अंदर चली गई। अखिलेश ने राम सुख के पैर छूकर प्रणाम किया। राम सुख टेढ़ी सी मुस्कान के साथ बोला, आ गए तुम भी तमाशा देखने? अखिलेश, जीजा जी ऐसे काहे कह रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई का? राम सुख, नहीं, गलती तो हमसे हो गई जो तुम्हारे घर से रिश्ता जुड़ गया। अखिलेश हाथ जोड़ते हुए, ऐसा ना कहिए जीजा जी, हम तो हमेशा ही आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। कोई काम हो तो बस आज्ञा दीजिए, आप अभी हो जाएगा। राम सुख, एक ठो काम करो, अपनी बहन को ले जाओ यहाँ से, हमारे सर का बोझ हल्का कर दो। इसकी वजह से हमारी अम्मा मरते मरते बची। अखिलेश, जीजा जी, दीदी से कौनो गलती हो गई का? हो तो हम उसकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ऐसा ना कहिए। राम सुख मुँह टेढ़ा करते हुए खटिया पर बैठ गया और अखिलेश वहाँ से अंदर सुमन के कमरे की ओर चल दिया। अंदर नैना और सुनैना सुमन के आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? सुमन, कुछ नहीं, दोनों बताओ, इम्तिहान ठीक से हो गया? सुनैना, क्या हुआ आप बताओगी? सुमन, तुम इन सब में मत पड़ो और जाओ दादी से मिल लो, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। अखिलेश, उनको क्या हुआ दीदी? सुमन, कल दिन से ही उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन रात हालत ज़्यादा बिगड़ गई तो अस्पताल लेकर गए। अम्मा को अटैक आया था, बस उसी वजह से चिंता में हैं। अखिलेश, तो जीजा जी काहे तुम पर गुस्सा कर रहे हैं? सुमन, उनका तो हमेशा का है, दुनिया की हर गलती हमारे सर पर ही आती है, ये कोई पहली बार तो है नहीं। घर में कुछ भी गलत हो सब हमारे सर पर ही मर देते हैं। अखिलेश, नैना और सुनैना से जाओ बेटा, अपनी दादी को देखो तो। पीछे से पिंकी की आवाज़ आई, दादी अभी कहीं नहीं जा रही हैं, जिंदा हैं। और अखिलेश की ओर देखकर बोली, अरे मामा वो सब छोड़िए, और अच्छी बात यह है कि मम्मी इस बार प्रधानी का चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश, सही में पिंकी, मैं भला आपसे झूठ बोलूँगी? सुमन, अरे भैया, हम तो कह रहे थे कि अम्मा को खड़ा कर दें, हमसे न लड़ा जाएगा ये चुनाव सुनाओ, लेकिन देखो अम्मा ही बीमार हो गई। पिंकी, अच्छा हुआ बीमार हो गई, नहीं तो हम पर रौब चलाने और आपको डांट खिलाने से बाज ना आती और चुनाव में भी पापा उन्हें आपकी जगह खड़ा कर देते। मम्मी, मानो या ना मानो, लेकिन उनकी बीमारी से आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ है। सुमन, चल जा यहाँ से, फालतू की बात मत कर, हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान देखती रहती है। पिंकी इतना सुनते ही वहाँ से चली गई और उसके साथ ही नैना सुनैना भी चली गई। कुछ देर बाद अखिलेश अम्मा के पास जाकर बैठ गया। उस समय वो सो रही थी तो अखिलेश वहाँ से अपने घर चला गया। उधर संजय को अम्मा की तबीयत का पता चला तो वो भी उनको देखने घर आ गया। संजय, देखा राम सुख, इसलिए मैंने कहा था कि भौजाई को खड़ा करवाने को। वैसे अम्मा का हाल कैसा है? राम सुख ठीक है, अब तो आराम हो गया है, अभी सो रही है। धीरे धीरे समय गुजरा और प्रधानी के चुनाव की तारीख नज़दीक आ गई।
चारों ओर प्रचार जोर शोर से चल रहा था। हर जगह राम सुख ही प्रचार करने जाता था। सुमन का तो बस नाम था राम सुख। एक दिन अपने दोस्तों के साथ मिश्रा जी के घर पहुंचा और तुरंत उनके पैर छूकर बोला, का चाचा ठीक हो? मिश्रा जी, हाँ बेटा हम ठीक हैं, आओ बैठो। राम सुख, चाचा बैठने का समय नहीं है, बस इतना ही कहना था कि वोट हमको ही दीजिएगा। हमारा चुनाव चिन्ह रस्सी है, उसी पर मोहर लगाइएगा। मिश्रा जी, ये कौनो कहे वाली बात नहीं है बेटवा, तुम्हारे पिताजी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। हमारा पूरा परिवार तुमको ही वोट देगा, तुम चिंता ना करो। राम सुख, चलते हैं चाचा, और जगह भी जाना है। मिश्रा जी, ठीक है बेटा। मिश्रा, ओ मिश्राइन कहाँ रह गई? मिश्राइन बोली, काहे गला फाड़ रहे हो मिश्रा जी? राम सुख आया था, वोट उसी को देना है, रस्सी पे निशान लगाना है। मिश्राइन, हम परदेसनिया की अम्मा को वोट देंगे, हमने उससे वादा किया है, ये रस्सी फस्सी भूल जाओ। मिश्रा जी, मिश्राइन, हमने जिसे कहा वोट उसी को देना, समझी? वो हमारे मित्र का बेटा है। मिश्राइन, तो क्या हुआ? अपनी पत्नी के साथ वो जानवरों जैसा व्यवहार करता है, हम उसे वोट क्या पानी भी न दें? मिश्रा जी, तुम्हें क्या करना, वो अपनी पत्नी के साथ कैसा भी व्यवहार करे, हम जितना कह रहे हैं उतना सुनो। मिश्राइन, हाँ, अब इस उम्र में तो हम तुम्हारी दादागिरी न सहेंगे, वोट हम परदेसिया की अम्मा को ही देंगे। बोलकर मिश्राइन वहाँ से चली गई। उधर राम सुखपुर जोर प्रचार कर रहा है और संजय के कहने पर एक एक बार सुमन को भी प्रचार के लिए ले गया। वहाँ मिश्राइन ने सुमन को देखा, उससे बात की, वो उसे बहुत पसंद आई। तब मिश्रा जी ने मिश्राइन को समझाया कि वो सुमन की ज़िंदगी सुधर जाएगी, इसलिए उसको वोट देने के लिए कह रहे हैं। तब मिश्राइन को सारा किस्सा समझ आया तो वो भी राजी हो गई सुमन को वोट देने के लिए। जब राम सुख को पता चला तो वो मन ही मन बोला, पता नहीं कैसे ये बुढ़िया मान गई। उस दिन तो मुझे पता चला कि ये मना कर रही थी। फिर सुमन की ओर देखकर सोचने लगा, शायद इस मनहूस को लाने से हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है। शाम को संजय राम सुख के घर पहुंच गया। राम सुख, प्रचार तो जोर से चल रहा है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ बंटवा भी दो। राम सुख, हमारे पास क्या है संजय, अब दूसरी पार्टी अगर वोट खरीद रही है तो तुमको भी तो कुछ इंतजाम करना ही होगा। ठाकुर साहब तो लगे हैं, सुना है 3 लाख खर्च कर रहे हैं। राम सुख, इतना रुपया कहाँ से लाएंगे हम? संजय, देख लो, यहीं न चूक जाना, बोलकर चला गया। राम सुख कुछ सोचते हुए बोला, जमीन गिरवी रख देता हूँ। सुमन, रहने दीजिए, ऐसे जीतना होगा तो जीत जाएंगे, जमीन क्यों गिरवी रखना? अगर कल को हार गए तो खाने को कहाँ से आएगा और ज़मीन कैसे छुड़ाएंगे? राम सुख, कितनी बार कहा है अपनी काली जुबान पर लगाम लगा कर रख, लेकिन तुझ पर कोई असर नहीं होता। सही कहते हैं लोग, लातों के भी बातों से नहीं मानते। सुमन, आप सोचिए ना, 3 लड़कियां हैं, कल को इनकी शादी भी तो करनी है। राम सुख, सब सोच लिया मैंने, और अपनी अम्मा की तरफ देख कर बोला, ठीक है अम्मा, ज़मीन गिरवी रख देते हैं। अम्मा, अब तू कहा था तो ठीक है हुई है। सुमन, अम्मा, लेकिन राम सुख, चुप कर, बिल्ली की तरह रास्ता काटकर बनता काम बिगाड़ देती है। बार बार समझा कर थक गया हूँ कि बीच में ना बोला कर, लेकिन दिमाग में घुसता ही नहीं। बस चुनाव हो जाने दे, फिर मैं खुद ही तुझे तेरे बाप के घर छोड़ाऊंगा, फिर पड़ी रहना वहाँ। इतना बोलकर राम सुख वहाँ से चलता बना। चुनाव का दिन भी आ गया और वोट डालने का काम पूरा हो गया। राम सुख को आशा थी कि वो ही जीतेगा, क्योंकि बहुत से लोग उसे ही सपोर्ट कर रहे थे। और फिर उसने संजय के सुझाव से अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा गिरवी रखकर लोगों में रुपए भी बांटे थे, साथ ही शराब भी बंटवाई थी। कुल मिलाकर राम सुख खरीदने के सारे जतन कर डाले थे, तो फिर जीत की उम्मीद करना तो बनता था। वोटों की गिनती का दिन नज़दीक आ गया। कुछ दिन से सुमन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। सुमन को दिन रात इस बात की चिंता थी कि वो अगर हार गई तो राम सुख उसके साथ क्या बर्ताव करेगा। वहीं राम सुख दिन रात बस अपने ठाट बाट के सपने सजोए जा रहा था। उसे सुमन की बीमारी से कोई लेना देना नहीं था। सुनैना, पापा मम्मी को डॉक्टर को दिखवा दीजिए, उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब लग रही है, अब तो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही हैं। राम सुख, अरे ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में, मेरे पास
इतने फालतू के पैसे नहीं है कि रोज इसकी दवा पर खर्च करूं। 2-4 दिन नहीं खाएगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। रामसुख के ऐसा बोलने पर सुनैना को फिर से उससे घृणा होने लगी, लेकिन वो बेचारी उसे कोई जवाब न दे सकी और पिंकी के साथ सुमन को लेकर गांव के ही एक डॉक्टर को दिखवा कर दवा दिलवा कर लाई। 1-2 दिन में सुमन को काफ़ी आराम मिल गया। जिस दिन वोटों की गिनती थी उस दिन फिर से सुमन की तबीयत खराब हो गई। रामसुख तैयार होकर वोटों की गिनती देखने जा रहा था। पिंकी, पापा मम्मी को पहले डॉक्टर को दिखवा दीजिए, फिर कहीं और जाइए। इतना सुनते ही काहे टोक रही है अपने बाप को, वो अच्छे काम के लिए जा रहा है। पिंकी, दादी मम्मी को डॉक्टर को दिखाने से ज़्यादा वोट की गिनती में जाना तो ज़रूरी नहीं है। रामसुख, तुम्हारी माँ तो रोज़ ही बीमार रहती है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे पास अकूत धन्ना है जो उसके इलाज पर पैसा खर्च करूं, समझी। रामसुख इतना बोलकर वहां से चला गया। अम्मा, पिंकिया, तू ये ना सोचना कि प्रधान बनकर तुम्हारी महतारी की चलेगी, जो हम कहेंगे वही होगा। पिंकी, दादी, अभी तो मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ, आगे मुझसे भी ये ना हो पाएगा, बोलकर वहाँ से चली गई। वहीं अम्मा पिंकी के इस तरह बोलने पर बस उसे घूरती रह गई। नैना सुनैना के पास गई, जो कि सुमन के पास बैठी थी। दादी, मामा को फ़ोन कर दिया है, लेकिन वो कहीं बाहर गए हैं, उन्हें आने में शाम हो जाएगी। सुनैना, तुम और पिंकी जाओ डॉक्टर सुनील को बुलाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। इतना सुनते ही दोनों बहनें गांव के डॉक्टर को बुलाने चली गईं और कुछ देर बाद अपने साथ उन्हें लेकर आईं। डॉक्टर ने सुमन को दवा तो दे दी, लेकिन जल्दी से अस्पताल ले जाने को कहा। धीरे धीरे सुमन की हालत ख़राब हो रही थी, वो सांस भी ज़ोर ज़ोर से ले रही थी। शायद उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। इस बीच पिंकी 2 बार रामसुख को बुलाने भी गई, लेकिन रामसुख ने उसे झिड़क दिया। लगभग दोपहर के 3 बजे सुमन को नींद आने लगी और कुछ देर में ही वो सो गई। सोते हुए सुमन के माथे पर हाथ रखे हुए पिंकी बोली, मम्मी को नींद आ गई, अब उन्हें आराम मिल जाएगा और फिर थोड़ी देर में मामा आ जाएंगे तो हम इन्हें अस्पताल ले जाएंगे। 5 बजे के करीब सुमन की दर्द से कराहते हुए नींद खुली तो तीनों लड़कियां उसके पास ही बैठी थीं। नैना दौड़कर उसके लिए पानी ले आई और उसे पिलाने लगी। 2 घूंट पानी पीते ही सुमन बोली, अब कुछ ठीक लग रहा है, तुम लोगों ने खाना खाया। सुनैना झूठ बोलते हुए, हाँ हमने खा लिया, आपको आराम है। सुमन उस समय कुछ नहीं बोली, लेकिन कुछ देर बाद, अपना ख्याल रखना, अब हम तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं रह पाएंगे। इतना सुनते ही तीनों लड़कियां रोने लगीं और बोली, मम्मी तुम ठीक हो जाओगी, अभी मामा आ रहे हैं, फिर अस्पताल चलेंगे। सुमन उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा आईं और उसके पास बैठी नैना ने सिर पर हाथ रख दिया। फिर कुछ सेकंड के बाद उसने बहुत तेज़ी से सांस ली, जिसे देखकर तीनों लड़कियां मम्मी मम्मी ठीक हो बार बार कहने लगीं। शायद सुमन का अंत समय आ चुका था। फिर धीरे धीरे उसे सांस आना एकदम से बंद हो गई। तीनों लड़कियां सुमन से लिपट कर रोने लगीं। तब तक अखिलेश भी आकर खड़ा हो गया और उसे देखकर पिंकी बोली, मामा मम्मी को देखो ना। अचानक से इतना सुनते ही अखिलेश दौड़कर सुमन का हाथ पकड़कर हिलाते हुए, दीदी ओ दीदी उठो, डॉक्टर के यहाँ नहीं चलना क्या। लेकिन सुमन के शरीर में जान होती तब वह उसकी बातों का जवाब देती। वो बेचारी तो निष्प्राण हो चुकी थी। जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर अम्मा अंदर आई और बोली, काहे इतना हो हल्ला मचाए हो, अभी मर थोड़ी गई है नैना। मर गई? मम्मी मर गई, मार डाला तुमने और तुम्हारे बेटे ने। तब तक रामसुख बाहर से चिल्लाता हुआ आया, अम्मा मैं जीत गया। सुमन, अरे ओ बैल बुद्धि, चल अपना जीत का सर्टिफिकेट लेने। लेकिन अंदर पहुंचते ही वहां का नज़ारा देखकर वो रुक गया। सबको ऐसा देख बोला, अरे मैं प्रधान बन गया और तुम लोग ऐसे रो कर मातम मना रहे हो। फिर उसकी नज़र खटिया पर लेटी सुमन पर पड़ी तो बोला, उठाओ इसे, हमें जल्दी जाना है। सुनैना, अब वो नहीं उठेगी। रामसुख सुमन की ओर बढ़ते हुए, कैसे नहीं उठेगी, बोलकर सुमन को उठाने लगा। रामसुख के झंझोड़ने पर भी सुमन का शरीर जस का तस बिस्तर पर पड़ा था। पिंकी दौड़कर रामसुख को धक्का देते हुए बोली, मार डाला आपने मेरी माँ को, मार डाला, और रोने लगी। रामसुख, क्या कहा, ये मर गई?
लेकिन ऐसे कैसे मर गई, बोलकर सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। उसकी नज़रें बिस्तर पर निष्प्राण पड़ी सुमन पर थीं, जिसे वो गुस्से से देख रहा था। कुछ मिनटों बाद राम सिंह की खामोशी टूटी। खा गई, सब बर्बाद कर दिया इसने। मेरे जीवन में एक खुशी आई थी, उसे भी मनहूस खा गई। उसके ऐसे बोलता हुआ देख उसे सब घूर रहे थे। सुनैना, नैना और पिंकी तीनों आज अनाथ हो चुकी थीं। एक माँ ही तो थी जो उनकी थी, वो भी उसे छोड़कर चली गई। पिता की हरकतें देख आज तक वो चुप थीं, लेकिन अब उन्हें चुप कराने वाला कोई न था। सुनैना राम सुख पर चिल्लाते हुए बोली, तुम खा गए मेरी माँ को, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हारी वजह से मम्मी चली गई। राम सुख एकदम बेसुध बैठा था, बड़बड़ा रहा था। उसके हाथ से परधानी निकल जाने का गम सता रहा था, क्योंकि सुमन की मौत की वजह से अब उपचुनाव होगा। जोर जोर से रोना चिल्लाना सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग सुमन की मौत पर दुखी थे तो कुछ इस बात की चर्चा में व्यस्त थे कि राम सुख की किस्मत ही खराब है। परधानी हाथ में आकर भी चली गई। अगली सुबह सुमन की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई। सुमन को दुल्हन की तरह सजाया गया और राम सुख ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और फिर सब उसे उठाकर राम नाम सत्य है बोलते हुए लेकर घर के बाहर की ओर निकल पड़े। सुनैना, नैना और पिंकी को रोते देख एक औरत उन्हें चुप कराते हुए बोली, बिटिया ऐसे न रो, जाने वाले को कौन रोक पाया है। फिर तुम्हारी मम्मी तो सुहागन मरी है। अरे बड़ी किस्मत वाली है, नहीं सबको सुहागन मरना कहाँ नसीब होता है। खैर ये तो वो तीनों जानती थी कि उनकी माँ कितनी खुश नसीब थी। उन्होंने अपनी माँ को शायद ही मुस्कुराते देखा हो। गांव के बाहर ही नदी के पास सुमन के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया गया था। सुमन की चिता के जल कर शांत हो जाने पर राम सुख ने उसकी राख को बटोर कर एक लोटे में भर लिया और लोटा लेकर नदी की ओर बढ़ गया। राम सुख अंदर ही अंदर कुछ कर रहा था, लेकिन सबके सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। नदी के किनारे पहुंचते ही राम सुख वहीं रुक गया और लोटे को घूरते हुए बोला, साली जब तक जिंदा थी तब तक कोई सुख न दिया, और अब परधानी का सुख मिलता तो बेशर्म मर गई, अब वो भी छीन ले गई। जब से मेरी ज़िंदगी में आई मनहूसियत ही फैला दी तूने, और जब खुशी का एक पल मिला तो वो भी नहीं जीने दिया। अब मैं भी तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे इतनी आसानी से मुक्त नहीं होने दूंगा। और लोटा उठाकर नदी में उसकी राख गिराते हुए, मैं कोई गंगा बंगा में तेरी राख डालकर तुझे मुक्त नहीं करने वाला। जैसे मैं नरक भोग रहा हूँ वैसे तू भी भोग। इतना बोलकर लोटा भी उसी नदी में फेंक कर घर की ओर बढ़ गया। दोस्तों, ये एक बहुत ही दर्द भरी औरत की कहानी है। औरत को मुक्ति आखिर कब मिलेगी? कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।